हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 22 जून और 23 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से लर्निंग बुक पे करंट अफेयर की सीरीज़ नहीं आ सकी थी किन्हीं कारणों से, जिसे अब हम डेली दो दिनों के करंट अफेयर के वीडियोज़ को एक साथ कवर करते हुए कवर कर लेंगे। और आपको इस बात की ज़रा भी टेंशन नहीं लेनी है कि करंट अफेयर के डे टू डे क्वेश्चन लर्निंग बुक पे अपलोड किए जाएंगे। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा तैयार किए गए टास्क फोर्स का प्रमुख है, जिसने मातृत्व की उम्र और संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट देनी है। सरकार ने महिलाओं की मां बनने की आयु से संबंधित मामलों की जांच के लिए एक टास्क फोर्स का गठन किया है। इस टास्क फोर्स की अध्यक्ष जया जेटली जी हैं। इस टास्क फोर्स की सहायता के लिए नीति आयोग को चुना गया है। मतलब कि जो ये टास्क फोर्स है इसकी सहायता कौन करेगा? नीति आयोग करेगा। भारत में अभी शादी की जो मिनिमम लीगल एज है वो महिलाओं के लिए 18 साल है और पुरुषों के लिए 21 साल है। यानी कि 18 साल से पहले अगर किसी लड़की की शादी होती है तो वो इलीगल है, और 21 साल से पहले किसी लड़के की शादी होती है तो वो इलीगल है, जो भारत में अभी है। सरकार इसे कुछ बढ़ाने पर भी विचार कर रही है, क्योंकि अगर मातृत्व की उम्र बढ़ेगी तो यानी ये शादी की उम्र भी बढ़ेगी। इसी रिपोर्ट में जया जेटली जी जो है फीमेल के पोषण स्तर के सुधार संबंधित मामलों पर भी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी। नीति आयोग जो इस रिपोर्ट को बनाने में इस टास्क फोर्स की मदद कर रहा है। नीति आयोग क्या है? नीति आयोग देखिए, पहले योजना आयोग था। मोदी गवर्नमेंट 1 जब 2014 में बनी तो उसने योजना आयोग को ख़त्म करके नीति आयोग को बनाया। तो जो क्राइटेरिया योजना आयोग का था सेम नीति आयोग का है। यानी नीति आयोग का अध्यक्ष वही होगा जो तत्कालिक प्रधानमंत्री होगा। यानी प्रेजेंट में हमारे नीति आयोग के अध्यक्ष नरेंद्र मोदी जी हैं और इसके सीईओ अमिताभ कांत हैं, और वाइस चांसलर नीति आयोग के राजीव कुमार हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा मातृत्व की उम्र और संबंधित मुद्दों की रिपोर्ट जिस टास्क फोर्स को देनी है उसके प्रमुख हैं जया जेटली। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फसाई द्वारा जारी 2019-20 के लिए किस राज्य ने राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर फसाई ने फूड सेफ्टी इंडेक्स 2019-20 जारी किया। इसमें इन्होंने 3 कैटेगरी में जो है 3 कैटेगरीज का ऐलान किया, जिसमें क्या था, एक बड़े राज्यों की कैटेगरी थी, दूसरी छोटे राज्यों की कैटेगरी थी और तीसरी यूनियन टेरिटरी की थी। अगर हम बड़े राज्यों की बात करें जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है, तो इसमें खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान मिला गुजरात को। छोटे राज्यों में खाद्य सुरक्षा सूचकांक में जो शीर्ष स्थान मिला वो गोवा को मिला, और यूनियन टेरिटरी में चंडीगढ़ को खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ। फसाई क्या है देख लीजिए, फसाई का फुल फॉर्म भी देख लीजिए, फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इसका जो हेड क्वार्टर है ये नई दिल्ली में है। फसाई के चेयरमैन रीता तेवतिया हैं, इसके सीईओ अरुण सिंघल हैं। फसाई ने अभी कुछ दिन पहले ये एक चैटबॉट को लॉन्च किया था फूड फंडा के नाम से। और हमारे खाद्य सुरक्षा मंत्री रामविलास पासवान हैं। जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है जब ये रिलीज़ किया गया, किस अवसर पे सूचकांक को रिलीज़ किया गया? ये खाद्य सुरक्षा दिवस के अवसर पर रिलीज़ किया गया। जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस है उसी अवसर पर इस सूचकांक को फसाई द्वारा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा रिलीज़ किया गया। और कब मनाया जाता है विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस? विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस प्रत्येक वर्ष 7 जून को मनाया जाता है। इसी अवसर पर फसाई ने एक हैंडबुक भी रिलीज़ किया। हैंडबुक यानी कि वो आप इलेक्ट्रॉनिक हैंडबुक है जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19 किस शीर्षक के साथ? ईट राइट ड्यूरिंग कोविड-19, यानी कोविड-19 के दौरान एक समुचित सही ढंग का खाना खाएं, ये इसका शीर्षक था जो हैंडबुक फसाई ने इस अवसर पर रिलीज़ किया था। ये क्वेश्चन छूट गया था, 7 जून का क्वेश्चन था जो कि छूट गया था, जिसे अभी कवर कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस एप्लीकेशन का नाम बताएं जो कोविड-19 प्रभावित रोगियों के लिए भारत का पहला स्वदेशी वायरलेस शारीरिक मापदंडों की निगरानी प्रणाली है। ये एप्लीकेशन है कोविड वीप, ऑप्शन बी।
कोविड बीप पूरी तरीके से स्वदेशी है, भारत का पहला वायरलेस फिजियोलॉजिकल मॉनिटरिंग सिस्टम है। इसको 3 इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। एक है एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज जो कि हैदराबाद में है, एक आईआईटी हैदराबाद, और तीसरा टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में है। इन तीनों ने मिलकर इसको डेवलप किया है। इसको लॉन्च किया हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर डेवलपमेंट ऑफ नॉर्दर्न ईस्टर्न रीजन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। कोविड-19 के पेशेंट का बॉडी टेम्परेचर, ब्लड ऑक्सीजन सेचुरेशन, हार्ट रेट, रिस्पायरेटरी रेट, ईसीजी और ब्लड प्रेशर को ये डॉक्टरों को बताएगा वायरलेस तरीके से। डॉक्टर कैसे बताएगा? देखिए, डॉक्टर अपने मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर से इस कोविड बीप को कनेक्ट कर लेंगे और डॉक्टर जहाँ पे भी होंगे ये कोविड-19 पेशेंट के इन सारे पैरामीटर को डॉक्टरों तक हमेशा पहुंचाता रहेगा, जिससे डॉक्टर इस पे हमेशा नज़र रख सकते हैं, वो पेशेंट के पास हो या फिर पेशेंट से दूर हो। क्योंकि देखिए, जो कोविड बीप है ये डॉक्टर के मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर से कनेक्ट कर दिया जाएगा। अब जो कोविड-19 का पेशेंट है जिसे ये कोविड बीप के जरिए इन पर नज़र रखना है, जिस भी पेशेंट पर इस कोविड बीप के जरिए नज़र रखना है उसके सारे पैरामीटर पर ये कोविड बीप नज़र रखेगा और ये डॉक्टरों तक, उनके मोबाइल, लैपटॉप, डेस्कटॉप, कंप्यूटर तक उनकी समय समय पर एकदम रियल टाइम सारे डेटा को पहुंचाता रहेगा। इससे ज़रूरत के अनुसार तुरंत डॉक्टर कोविड-19 पेशेंट के पास ट्रीटमेंट पहुंचा सकेगा। तो इसका यही फ़ायदा है। इसे तीन जो है संगठन, 3 इंस्टीट्यूट ने मिलकर बनाया है। एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस कॉरपोरेशन मेडिकल कॉलेज हैदराबाद ने, आईआईटी हैदराबाद ने और टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च जो कि मुंबई में स्थित है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइनेंशियल ईयर 26-27 तक वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का कोयला उत्पादन का लक्ष्य क्या है? जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने फाइनेंशियल ईयर 2026-2027 तक का कोयला उत्पादन का लक्ष्य रखा है, ये 100 मिलियन टन का है। कोल इंडिया लिमिटेड एक पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कंपनी है भारत सरकार की। इसका हेडक्वार्टर कोलकाता वेस्ट बंगाल में स्थित है। इसके चेयरमैन और एमडी प्रमोद अग्रवाल हैं। जो कोल इंडिया है, देखिए इसके 7 सब्सिडरीज हैं। इन्हीं 7 सब्सिडरीज में से एक सब्सिडरी है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड। 7 सब्सिडरीज का मैं एक बार नाम बोल दे रहा हूँ, आप बस वो आपको याद भी हो जाएगा। देखिए, ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, सदर्न ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड और फिर सेंट्रल कोलफील्ड लिमिटेड, महानदी कोलफील्ड लिमिटेड, भारत कोकिंग कोलफील्ड लिमिटेड। ये सारे इसके सब्सिडरीज कंपनी है कोल इंडिया के। अब क्या है, वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में 3 नए कोयला की खदानों में काम की शुरुआत की। इन माइंस का इनॉग्रेशन रोड एंड ट्रांसपोर्ट हाईवे मिनिस्टर नितिन गडकरी, कोल मिनिस्टर प्रहलाद जोशी और मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया। क्योंकि देखिए, महाराष्ट्र और एमपी में 3 नई कोल माइन फील्ड खोली गई, मतलब कि 3 नई कोल्ड माइन फील्डों पर काम शुरू किया गया। तो महाराष्ट्र और एमपी के मुख्यमंत्री, साथ ही साथ आपके जो कोयला मंत्री हैं वो हैं प्रहलाद जोशी, ये और रोड और ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी, इन सब लोगों ने मिलकर एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन तीनों खदानों का इनॉग्रेशन किया। अब क्या है कि जो वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड है, इसी ने 3 खदान नई खोली। तो इन्हीं तीनों खदानों में फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक 100 मिलियन टन कोल प्रोडक्शन का टारगेट सेट करा है वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड ने। और कोल इंडिया जो है उसका क्या टारगेट है? कोल इंडिया का टारगेट है 2023-24 तक 1 बिलियन टन का टारगेट सेट किया है कोल इंडिया ने। और कोल इंडिया ये टारगेट कैसे कंप्लीट करेगा? इसकी जो 7 सब्सिडरीज कंपनी है, इन्हीं के जरिए इन टारगेट को कंप्लीट करेगा। तो कोल इंडिया का जो टारगेट है 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयले के उत्पादन का टारगेट है, जिसको ये दूसरे देशों में एक्सपोर्ट भी करेंगे और अपने देशों की ज़रूरत को भी पूरा करेंगे 1 बिलियन टन कोयले से, और दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करके करेंसी को भी अर्न करेंगे दूसरे देशों की। और देखिए,
कोल इंडिया का जो टारगेट है वो 2023-24 तक 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन का है, जबकि वेस्टर्न कोल लिमिटेड जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है इसका टारगेट है 2026-27 तक 100 मिलियन टन का। लेकिन कोल इंडिया का जो टारगेट 2023-24 तक 1 बिलियन टन का है, इसको सपोर्ट करने के लिए वेस्टर्न कोल लिमिटेड ने अपने 2026-27 के 100 मिलियन टन के टारगेट में से 75 मिलियन टन के लिए 2023-24 तक का ही टारगेट रखा है। तो इसको समझिए, देखिए कोल इंडिया ने टारगेट सेट किया है कि 2023-24 तक वो 1 बिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। और वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड ने क्या टारगेट सेट किया है? इन्होंने टारगेट सेट किया है कि फाइनेंशियल ईयर 2026-27 तक जो 3 नई कोल फील्ड मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में खोली गई हैं, इसके जरिए 100 मिलियन टन कोयले का उत्पादन करेगा। लेकिन अब इस 100 मिलियन टन कोयले के जो उत्पादन होगा इसमें क्या है, 75 मिलियन टन जो कोयले का उत्पादन करेगा ये वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड, ये 2023-24 तक ही कर लेगा, ताकि कोल इंडिया का जो टारगेट है 1 बिलियन टन का 2023-24 तक, उसको वेस्टर्न कोल फील्ड लिमिटेड की ये तीनों नई खदानें भी सपोर्ट कर सकें। कोल इंडिया की सभी सब्सिडरीज मिलकर मध्य प्रदेश गवर्नमेंट को 20 करोड़ रुपए दिया है कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। साथ ही साथ कोल इंडिया की सारी सब्सिडरीज कंपनी ने मिलकर महाराष्ट्र गवर्नमेंट को भी 20 करोड़ रुपए ही देगी कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए। वेस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का जो हेडक्वार्टर है ये नागपुर महाराष्ट्र में है, इसके डायरेक्टर राजीव रंजन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने उन कंपनियों को अधिकतम वरीयता देने के लिए सार्वजनिक खरीद मापदंडों को संशोधित किया है जिनमें सामान और सेवाओं में कितने प्रतिशत या उससे अधिक स्थानीय सामग्री है। देखिए, अगर कोई सामान बन रहा है, जैसे आप मान लो कि मोबाइल फ़ोन बनाया जा रहा है, अब मोबाइल फ़ोन में कई चीज़ें लगती हैं, उसकी स्क्रीन, उसकी बॉडी, अंदर उसमें लगे चिप, उसके चार्जर, उसका हेडफोन, तो ये सारे सामान एक ही देश में पॉसिबल नहीं होते हैं कि सारे के सारे सामान एक ही देश में मिल जाएं। तो इसके लिए क्या होता है कि जो स्टार्टअप कंपनी है वो अलग अलग देशों से सामानों को ख़रीदती है। तो भारत सरकार ने क्या कहा है कि अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि भारत की है और उसने भारत के 50% सामान को, अपनी किसी सामान को बनाने में 50% सामान भारत का इस्तेमाल किया है, यानी स्थानीय सामान, अपने देश का सामान इस्तेमाल किया है, तो गवर्नमेंट ने मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान को मजबूत बनाने के उद्देश्य से इन कंपनियों को प्रमोट करने के उद्देश्य से सार्वजनिक खरीद मापदंडों को संशोधित किया है। अब क्या है कि देखिए, गवर्नमेंट लोकल बिजनेस को 3 पार्ट में डिवाइड किया है इस संशोधन के अंतर्गत। क्लास फर्स्ट क्या है, अगर कोई बिजनेस 50% या उससे ज़्यादा स्थानीय सामान का इस्तेमाल कर रहा है तो गवर्नमेंट के लिए वो मोस्ट प्रेफरेंस बिजनेस होगा। और दूसरा क्लास क्या है, अगर कोई बिजनेस 20 से 50% लोकल सामान को यूज कर रहा है तो गवर्नमेंट के लिए ये दूसरे नंबर का मोस्ट प्रेफरेंस बिजनेस होगा। और अगर कोई ऐसी कंपनी है जो कि 20% से कम का सामान इस्तेमाल कर रही है तो गवर्नमेंट इसे नॉन लोकल सप्लायर बोलेगी और गवर्नमेंट कभी भी इससे कोई सामान खुद नहीं खरीदेगी। और मतलब ये गवर्नमेंट के किसी भी बिडिंग में ऐसी कंपनियां हिस्सा नहीं ले जा सकेंगी जो कि 20% से कम सामान भारत का इस्तेमाल कर रही हैं और भारत में अपने सामान को बना रही हैं। अब देखिए क्या है कि गवर्नमेंट कोई सामान, जैसे भी देखिए कि गवर्नमेंट को कॉटन वो बेडशीट खरीदनी है रेलवे के लिए, तो गवर्नमेंट बेडशीट खरीदेगी तो एक ऐसा तो है नहीं 10, 20, 50 खरीदेगी, वो करोड़ों रुपए का बेडशीट खरीदेगी, 100 करोड़ 50 करोड़ रुपए का। तो अब बेडशीट में लगे हुए कॉटन कहाँ से आए? अगर वो सारे के सारे कॉटन 50% कॉटन इंडिया से आए हैं तो जो कंपनी 50% कॉटन इंडिया का यूज़ करके बेडशीट बना के गवर्नमेंट को सप्लाई करेगी, गवर्नमेंट बिडिंग लगाती है, गवर्नमेंट नीलामी करती है कि हमें बिडिंग के जरिए ही सामानों को ख़रीदती है कि हमें इतनी बेडशीट चाहिए, कौन कंपनी कितने रुपए में दे सकती है। तो अब गवर्नमेंट उन कंपनियों को प्रेफरेंस देगी जो 50% या उससे ज़्यादा के लोकल सामानों के इस्तेमाल से अपने सामान को तैयार किया है। फिर गवर्नमेंट दूसरे नंबर पे जिसको प्रेफरेंस देगी अपने ख़रीदारी में, अगर किसी कंपनी ने 20 से 50% लोकल सामान का इस्तेमाल किया है तो गवर्नमेंट उसे दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस देगी। लेकिन अगर किसी कंपनी ने 20% से कम
लोकल सामान का इस्तेमाल करके कोई चीज़ को बनाया है तो गवर्नमेंट जो है उसको अपने साथ किसी भी टेंडर में पार्टिसिपेट नहीं करने देगी। गवर्नमेंट ने एक रूल को और भी चेंज किया है कि अब 200 करोड़ से कम के सामान के लिए सिर्फ इंडियन कंपनी के ही लिए टेंडर ओपन होंगे, जब तक कि जिस विभाग का टेंडर है, जिस विभाग ने टेंडर निकाला है, उसकी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अलाउ नहीं करती है कि आप बाहर से भी सामान ले सकते हो, तब तक 200 करोड़ रुपए तक के सामान के लिए सिर्फ और सिर्फ इंडियन कंपनी के ही लिए टेंडर ओपन होंगे भारत सरकार की ओर से। और पहले क्या रूल था कि सिर्फ ये 50 लाख रुपए तक के सामान को भारत सरकार लोकल कंपनियों से, अपने देश की कंपनियों से खरीदती थी और 50 लाख के ऊपर के लिए वो विदेश की कंपनियों को अलाउ कर देती थी। लेकिन अब 200 करोड़ रुपए तक के सामान को भारत सरकार अपने ही देश की कंपनियों से खरीदेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन इसका कितना हो गया, 50% या अधिक स्थानीय सामग्री को वरीयता देने के लिए सार्वजनिक खरीद मापदंडों में संशोधन किया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा संयुक्त रूप से जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की क्या रैंक है। देखिए, इसमें कुल 180 देशों की लिस्ट जारी हुई, जिसमें भारत का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा और भारत 168 रैंक पे है, यानी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत की रैंक अच्छी नहीं है। इस सूची में डेनमार्क पहले स्थान पर, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पर, स्विट्ज़रलैंड तीसरे स्थान पर, यूनाइटेड किंगडम यानी कि ब्रिटेन चौथे स्थान पर और लेकिन चाइना 120वें स्थान पर है। टोटल 11 कैटेगरी के अलग अलग रैंक्स को मिलाकर इन्वायरमेंट प्रेफरेंस इंडेक्स EPI क्या है, इन्वायरमेंट प्रेफरेंस इंडेक्स पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक को तैयार किया गया। और इसमें क्या है कि अगर अलग अलग ये जो 11 कैटेगरीज हैं, इनमें अलग अलग भारत की रैंक देखें तो फिशरीज़ में भारत की 35वीं रैंक है, यानी कि फिशरीज़ के लिए जो इन्वायरमेंट चाहिए उसमें भारत 35वें स्थान पे है। इकोसिस्टम में भारत 93वें स्थान पे है। क्लाइमेट चेंज में भारत 106 रैंक है भारत की। सैनिटेशन एंड ड्रिंकिंग वाटर में भारत की 139 रैंक है। वाटर रिसोर्सेज में भारत की 94 रैंक है। वाटर मैनेजमेंट में भारत की 103 रैंक है। एग्रीकल्चर में भारत की 108 रैंक है और पॉल्यूशन इमिशन में भारत की 145 रैंक है। बायोडाइवर्सिटी एंड हैबिटेट में भारत की 148 रैंक है। हैवी मेटल प्रोडक्शन में भारत की 174 रैंक है और एयर क्वालिटी में भारत की 179 रैंक है। ये रैंक जानने की ज़रूरत नहीं, लेकिन मैं बस कैटेगरी की बात हो रही थी तो मैंने बता दिया। बस इसमें जो रैंक सबसे महत्वपूर्ण है वो बायोडाइवर्सिटी रैंक है, क्योंकि इस साल जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड थी। तो बायोडाइवर्सिटी और हैबिटेट में भारत की 148वीं रैंक है। येल विश्वविद्यालय और कोलंबिया विश्वविद्यालय ने इस रैंक को जारी किया है। तो येल विश्वविद्यालय न्यू हेवन यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है और कोलंबिया विश्वविद्यालय न्यूयॉर्क अमेरिका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा कि पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक इन्वायरमेंट परफॉर्मेंस इंडेक्स में भारत की रैंक 168 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CO2 उत्सर्जन को कम करने के लिए किस कंपनी ने संयुक्त ग्लोबल कॉम्पैक्ट पहल पर हस्ताक्षर किया है। महिंद्रा टेक ने कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल इम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है। यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है कि टेक महिंद्रा अब CO2 को उत्सर्जन को अपनी कंपनी में कम करेगी। इसके लिए उसने संयुक्त राष्ट्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसको कम करने के लिए टेक महिंद्रा क्या करेगी फिर? टेक महिंद्रा रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी के इस्तेमाल को बढ़ाएगी और उसने एक लक्ष्य अपने लिए रखा है कि टेक महिंद्रा में 50% रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल होने लगेगा 2025 तक। अगर हम रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा, CO2 का उत्सर्जन कम होगा, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी जैसे हम सनलाइट से अपना एनर्जी प्रोडक्शन कर रहे हैं तो CO2 का इस्तेमाल जाहिर सी बात है कम होगा, क्योंकि अगर हम कोयले के इस्तेमाल से जो है बिजली का उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, ज़्यादा CO2 का उत्सर्जन होगा। वहीं सनलाइट के इस्तेमाल से बिजली का उत्पादन करेंगे तो बिल्कुल भी CO2 नहीं इस्तेमाल होगा। इसीलिए
महिंद्रा टेक ने जो ये संयुक्त राष्ट्र ग्लोबल कॉम्पैक्ट पर हस्ताक्षर किया है उसको निभाने के लिए इसने एक अपने लिए टारगेट सेट किया है कि 2025 तक वो अपने महिंद्रा टेक की सारी कंपनियों में जो है वो 50% रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी का इस्तेमाल करेगी। तो टेक महिंद्रा ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार 2020 प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले 2020 का पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय का नाम है जावेद अख्तर। ये देखिए जावेद अख्तर की जगह जावेद अहतकर लिखा गया है, इसे करेक्ट कर लेंगे। ये ऑप्शन सी करेक्ट होगा, जावेद अख्तर ये है। रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार कई क्षेत्रों में दिया जाता है, साइंस के क्षेत्र में, स्कॉलरशिप के क्षेत्र में, एजुकेशन के क्षेत्र में, इंटरटेनमेंट के क्षेत्र में। और इसको इस वर्ष 2020 में पाने वाले ये पहले भारतीय हैं जावेद अख्तर। रिचर्ड डॉकिंस कौन थे? ये फेमस और रिस्पेक्टेड साइंटिस्ट थे, साथ ही साथ रॉयल सोसाइटी और आरएस ऑफ लिटरेचर के मेंबर भी थे। तो ऊपर वाले क्वेश्चन में कुछ चीज़ें मुझे और भी ध्यान आ रही हैं। टेक महिंद्रा के बारे में जान लेते हैं। टेक महिंद्रा का जो हेडक्वार्टर है ये पुणे महाराष्ट्र में है। इसके एमडी सीईओ चंद्र प्रकाश गुरनानी हैं और यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट जिसके साथ यूनाइटेड नेशन ने समझौता किया है, ये ह्यूमन राइट, लेबर, इन्वायरमेंट और एंटी करप्शन जैसे मुद्दों के लिए कार्य करता है। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5,863.50 करोड़ रुपए में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी को खरीदा है? आबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने जियो प्लेटफॉर्म में 5,863.50 करोड़ रुपए में 1.16% हिस्सेदारी को खरीदा है। रिलायंस जियो जो है ये मुकेश अंबानी की कंपनी है। इसका हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। रिलायंस जियो का भी हाल ही में कई सारे शेयर खरीदे गए हैं और जब जब शेयर के क्वेश्चन आते हैं मैं उन सारे शेयरों को जो इंपॉर्टेंट शेयर हैं उनको रिपीट करता हूं और अभी फिर भी दोबारा भी कर दे रहा हूं आपके लिए। देखिए फेसबुक ने 9.9% हिस्सेदारी को खरीदा है रिलायंस जियो के। सिल्वर लेक ने 1.15% हिस्सेदारी को पहले खरीदा था और फिर बाद में 0.93% हिस्सेदारी को खरीदा। विस्टा इक्विटी ने 2.32% हिस्सेदारी को खरीदा रिलायंस जियो के। और मबादला आबू धाबी की जो कंपनी है इसने 1.85% खरीदा। और आबू धाबी की इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी ने कितना खरीदा? 1.16%। मबादला आबू धाबी की 1.85% और इन्वेस्टमेंट अथॉरिटी आबू धाबी की 1.16%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी, पाउडर धातुकर मेटलर्जी को बोलते हैं, फॉर पाउडर मेटलर्जी के वैज्ञानिकों ने किस बीमारी के इलाज के लिए मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री को विकसित किया है? मैग्नेटोकैलोरी सामग्री को विकसित किया है इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च फॉर पाउडर मेटलर्जी के वैज्ञानिकों ने कैंसर बीमारी के लिए। इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी ये हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। और इसने क्या किया कि देखिए कैलोरी और मैग्नेट के इस्तेमाल को किया। कैलोरी यानी कि ऊर्जा और मैग्नेट के इस्तेमाल के जरिए एड्स के लिए मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री को विकसित किया है, जिसे एड्स के ऊपर परीक्षण किया जा रहा है। अगर ये सफल होता है तो एड्स बीमारी के इलाज के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाएगा। तो मैग्नेटोकैलोरिक सामग्री को विकसित किया है कैंसर के लिए। किसने विकसित किया है? इंटरनेशनल एडवांस रिसर्च सेंटर फॉर पाउडर मेटलर्जी ने, जो कि हैदराबाद तेलंगाना में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस कंपनी का नाम बताइए जिसने सोशल डिस्टेंसिंग को बनाए रखने के लिए लोगों की मदद करने के लिए शोल्डर ऐप लॉन्च किया है। शोल्डर ऐप को लॉन्च किया है गूगल ने। इसमें क्या है कि शोल्डर ऐप के जरिए आप अगर इस ऐप को इंस्टॉल करके जब आप कैमरे को ऑन करोगे तो आपके चारों तरफ एक 2 मीटर का रिंग बन जाएगा और आप उसमें खड़े रहोगे और फिर क्या होगा कि 2 मीटर आपके आसपास कोई ना आने पाए। वो रिंग ऐसा इंडिकेशन करेगा कि 2 मीटर का दायरा ये है। इससे सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रहेगी। और इसको किसने विकसित किया है? शोल्डर ऐप को विकसित किया है गूगल ने।
कैसे कार्य करेगा, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इससे जब भी कोई व्यक्ति अपने इस ऐप को अपने मोबाइल में इंस्टॉल करने के बाद कैमरे को ऑन करेगा तो उसके चारों तरफ एक 2 मीटर का गोला रिंग बन जाएगी, जिससे ये इंडिकेशन हो जाएगा कि 2 मीटर की ये दूरी है और इस व्यक्ति के लिए ये रिजर्व है। अब आप इससे दूर खड़े हो तो ये सोशल डिस्टेंसिंग को भी मेंटेन करेगा। गूगल और एप्पल ने कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन टेक्नोलॉजी भी पेश की थी, यानी कि कोविड-19 एक्सपोजर नोटिफिकेशन टेक्नोलॉजी गूगल और एप्पल ने मिलकर पेश की थी अभी कुछ दिन पहले ही। और शोडर किसने लॉन्च किया? शोडर सिर्फ और सिर्फ गूगल का ऐप है, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व तीरंदाजी ने 2020 विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप को 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया है। विश्व तीरंदाजी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? विश्व तीरंदाजी का जो मुख्यालय है ये लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में स्थित है। इसके चेयरमैन डॉक्टर उगुरु एडर्नर हैं। उगुरु एडर्नर विश्व तीरंदाजी के चेयरमैन हैं। कई सारे कोविड-19 की वजह से कई सारी प्रतियोगिताएं स्थगित हुई हैं, उनमें से फ्रेंच ओपन, IPL, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कोपा अमेरिका, ये सारे कुछ महत्वपूर्ण प्रतियोगिताएं हैं जो कि कोविड-19 की वजह से स्थगित हुई हैं। साथ ही साथ विश्व तीरंदाजी फील्ड चैंपियनशिप भी स्थगित हो गई। तो और विश्व तीरंदाजी का क्या मुख्यालय स्थित है? लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में, जो कि लुसाने लिखा गया है, ये लॉजेन स्विट्ज़रलैंड है। ऑप्शन डी लॉजेन स्विट्ज़रलैंड में। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, देखिए फ्रेंच ओपन, विंबलडन, IPL, चैंपियंस लीग, यूरोपा लीग, कोपा अमेरिका, ये सारी प्रतियोगिताएं भी कोविड-19 पैंडमिक की वजह से स्थगित हुई हैं इस वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सलवा ईद नसेर जो हाल ही में खबरों में हैं किस खेल से जुड़े हैं? सालवा ईद नसेर ये 400 मीटर रनिंग करते हैं और ये हाल ही में खबरों में बने रहे क्योंकि इनके ऊपर डोपिंग का आरोप सिद्ध हुआ। ये बहरीन देश के लिए खेलती हैं, ये फ़ीमेल हैं। सलवा ईद नसेर ये फ़ीमेल हैं और इनके ऊपर डोपिंग आरोप सिद्ध हुआ और इनको बैन कर दिया गया है रनिंग के लिए। ये बहरीन देश के लिए 400 मीटर रनिंग का खेल खेलती थी। डोपिंग सिद्ध होने के बाद इन्हें बैन कर दिया गया है 400 मीटर रनिंग का खेल खेलने के लिए। बहरीन देश से बिलोंग करती हैं और उसी बहरीन के लिए 400 मीटर रनिंग करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। सलवा ईद नसेर जो हाल ही में खबरों में थी ये 400 मीटर रनिंग का खेल खेलती थी और बहरीन देश से संबंधित हैं। चिरंजीव सरजा जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये क्या थे? ये प्रसिद्ध एक्टर थे। ये कन्नड़ फिल्म में एक्टिंग का कार्य करते थे और 39 साल की उम्र में इनका कार्डियक अटैक की वजह से, हार्ट अटैक की वजह से इनका डेथ हो गया। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व महासागरीय दिवस वर्ल्ड ओशियन डे हर साल 8 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड ओशियन डे 2020 का थीम क्या था? जो इस वर्ष का थीम था ये था इनोवेशन फॉर सस्टेनेबल ओशियन, यानी कि सतत महासागर के लिए नवाचार। ये इस साल का थीम था विश्व महासागरीय दिवस का लिए। ये 8 जून को मनाया जाता है। ये क्वेश्चन वहाँ पे कवर नहीं किया जा सका था, इसलिए मैंने इसे यहाँ पे कवर कर लिया। यूनाइटेड नेशन ने 2021 से 2030 तक ओशियन साइंस को समर्पित किया है, यानी कि जो महासागरीय विज्ञान है इसके लिए यूनाइटेड नेशन ने 10 साल समर्पित कर दिया है। 2021 से लेकर 2030 तक यूनाइटेड नेशन ने ओशियन साइंस के लिए समर्पित किया है। प्रदूषण से लेकर जलवायु परिवर्तन के कारण ओशियन यानी कि महासागर को भी स्ट्रेस का सामना करना पड़ता है। इसी विषय पर जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से यूनाइटेड नेशन प्रत्येक वर्ष 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाता है। पूरे विश्व में एक साथ 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। देखिए 8 जून को जो
डेट थी ये छूट गई थी, उस समय मैं 8 जून के क्वेश्चन को कराते समय इसे कवर नहीं कर सका था, इसीलिए इसे अभी यहाँ कवर कर ले रहा हूँ क्योंकि ये मेरे नज़र के सामने से गुजरी और मुझे ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे। ब्रेन ट्यूमर दिवस प्रतिवर्ष 8 जून को मनाया जाता है। ब्रेन ट्यूमर के रोगियों की एकजुटता के लिए कौन सा रंग रिबन अंतर्राष्ट्रीय प्रतीक है? ब्रेन ट्यूमर रोगियों के लिए जो रंग अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है, अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता का प्रतीक है, ये रंग है ग्रे कलर। ग्रे कलर ब्रेन ट्यूमर रोगियों की एकजुटता को प्रदर्शित करता है पूरे अंतर्राष्ट्रीय, पूरे इंटरनेशनल स्तर पर। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य के मंत्रिमंडल ने वंदे उत्कल जननी कविता को राज्य गान का दर्जा देने की मंजूरी दी है? वंदे उत्कल जननी कविता को राज्यगान का दर्जा देने के लिए जो मंजूरी दी है ये उड़ीसा गवर्नमेंट ने दी है, उड़ीसा सरकार के मंत्रिमंडल ने दी है। उड़ीसा के जो मुख्यमंत्री हैं वो नवीन पटनायक हैं। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है और जो उड़ीसा के गवर्नर हैं ये गणेशी लाल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौसम, वर्षा, बाढ़ पर वास्तविक समय की जानकारी और अलर्ट प्रदान करने के लिए वरुण मित्र वेब पोर्टल के साथ कर्नाटक द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताइए। देखिए, वरुण मित्र वेब पोर्टल लॉन्च किया कर्नाटका ने और साथ ही साथ मेघ संदेश ऐप को भी लॉन्च किया। ये क्या करेगा, ये वेदर से रिलेटेड मौसम, वर्षा, बाढ़ पर रियल टाइम इंफॉर्मेशन देगा कर्नाटका के लोगों को। कर्नाटका की जो राजधानी है ये बेंगलुरु है और यहाँ के मुख्यमंत्री BS येदियुरप्पा हैं और गवर्नर वाजूभाई वाला हैं। जो उमंग ऐप दिख रहा है ये उमंग ऐप ई गवर्नेंस ऐप है। गवर्नमेंट की सारे डिपार्टमेंट को एक ही ऐप के जरिए जो है कंट्रोल किया जा रहा है। ई गवर्नेंस यानी कि डिजिटल गवर्नेंस के थ्रू लोगों को गवर्नमेंट की सारी योजनाएं एक ही ऐप के थ्रू प्राप्त हों, इसी के लिए उमंग ऐप को भी गवर्नमेंट ने कुछ दिन पहले ही लॉन्च किया था। ये गवर्नमेंट की डिजिटल गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस मतलब कि गवर्नमेंट जिस योजना के जरिए शासन करती है लोगों पे ताकि लोगों को फ़ायदा पहुंचे, वो सारी योजनाओं को एक ही ऐप के जरिए दिखाया जाएगा। उमंग ऐप इसका नाम है। ये ई गवर्नेंस ऐप है भारत सरकार का। और मेघ संदेश किसके साथ लॉन्च किया गया? वरुण मित्र वेब पोर्टल है। मेघ संदेश ये ऐप है। दोनों को एक साथ लॉन्च किया है कर्नाटका सरकार ने ताकि कर्नाटका के लोगों को मौसम, बाढ़, वर्षा पर रियल टाइम, वास्तविक टाइम के समय ही जानकारी मिल सके और उन्हें अलर्ट किया जा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए विश्व पर्यावरण दिवस पर एक क्वेश्चन और छूट गया था। विश्व पर्यावरण दिवस पर जो कि 5 जून को मनाया गया, इस अवसर पर मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए वृक्षारोपण अभियान का नाम बताइए। विश्व पर्यावरण दिवस पर मध्य प्रदेश सरकार ने अपने राज्य में वृक्षारोपण अभियान को चलाया और इस अभियान का नाम क्या रखा? थैंक्स मॉम, धन्यवाद माँ। धरती हमारी माँ है और उसी के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाया गया। और इस अभियान का क्या नाम रखा मध्य प्रदेश सरकार ने? मध्य प्रदेश सरकार ने इस अभियान का नाम रखा धन्यवाद माँ, यानी कि थैंक्स मॉम। मध्य प्रदेश सरकार ने जो शहर के स्ट्रीट वेंडर हैं, यानी कि जो सड़कों के किनारे ठेले लगाकर अपने व्यवसाय को करते हैं, मध्य प्रदेश सरकार ने उनके लिए मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना से वेलफेयर प्रोग्राम को भी चलाया है। मैं फिर से रिपीट कर दूं, मध्य प्रदेश सरकार ने जो शहर के स्ट्रीट वेंडर होते हैं, यानी जो शहर में सड़कों के किनारे ठेला लगाकर कुछ व्यवसाय को करते हैं, उनके लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने मुख्यमंत्री शहरी पथ व्यवसायी उत्थान योजना नाम से वेलफेयर प्रोग्राम को चलाया है। मध्य प्रदेश सरकार ने ही जो वहाँ के प्रवासी श्रमिक हैं जो कि अपने राज्य को वापस लौटे हैं कोविड-19 पैंडेमिक के कारण, कोविड-19 महामारी के कारण, उनके लिए रोजगार सेतु अभियान को भी चलाया है। तो इसका वृक्षारोपण अभियान जो मध्य प्रदेश सरकार ने 5 जून को चलाया, इसका नाम था थैंक्स मॉम। ये पुराना क्वेश्चन है लेकिन इसे यहाँ पे कवर कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने ऑनलाइन श्रमिक रोजगार एक्सचेंज राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया? श्रमिकों के रोजगार के लिए राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है राजस्थान की सरकार ने। और राजस्थान की कैपिटल है ये जयपुर है। यहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं और उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट हैं। और राजस्थान की जो
राजस्थान के जो हमारे गवर्नर हैं वो कलराज मिश्र हैं। इसी तरह ये क्या है कि कोविड-19 के दौरान सभी जो प्रवासी मजदूर हैं वो अपने राज्यों को वापस गए। इसी के मद्देनज़र प्रत्येक राज्यों ने अपने गृह राज्य के जो प्रवासी मजदूर हैं उनके लिए कुछ ना कुछ कार्यक्रम को चलाया, जिससे वो प्रवासी मजदूरों को अपने ही गृह राज्य में कोई ना कोई रोज़गार उपलब्ध कराया जा सके। उसी के मद्देनज़र राजस्थान सरकार ने राज कौशल पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे कि जो श्रमिक हैं उनको रोज़गार एक्सचेंज मिल सके राज कौशल पोर्टल के माध्यम से। ये कार्य किया है राजस्थान सरकार ने। और उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रवासी श्रमिक आयोग का गठन किया, जिससे कि जो प्रवासी श्रमिक अपने उत्तर प्रदेश राज्य में वापस आए हैं उनके लिए एक आयोग का गठन किया। ये आयोग उनके सामाजिक स्तर, उनके बच्चों की पढ़ाई, उनके लिए इंश्योरेंस का कार्य, उनके लिए रोज़गार प्रदान करने का सारा कार्य इस प्रवासी श्रमिक आयोग का होगा उत्तर प्रदेश में। मध्य प्रदेश सरकार ने रोज़गार सेतु नामक अभियान चलाया है, जिससे कि जो मध्य प्रदेश में प्रवासी श्रमिक वापस गए हैं उनके रोज़गार की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार रोज़गार सेतु नाम के अभियान से कर रही है। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।